तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं अपने HPC डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग कोर्स के अंदर, वो है हमारा एक्सपेंशन वॉल। तो आज की वीडियो हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो एक्सपेंशन वॉल होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वो कितने टाइप्स के एक्सपेंशन वॉल को हम यूज़ करते हैं अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं हमारा जो एक्सपेंशन वॉल होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो उसको समझते हैं। एक्सपेंशन वॉल्व आर डिवाइसेस, यानी एक्सपेंशन वॉल्व क्या होते हैं, डिवाइसेस होते हैं यूज टू कंट्रोल द रेफ्रिजरेंट फ्लो, जिसका यूज किया जाता है जो हमारे रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो यानी कि एक्सपेंशन वॉल्व एक डिवाइस होती है जिसका हम यूज करते हैं जो रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर। तो जो बेसिक इसका फंक्शन होता है एक्सपेंशन वॉल्व का, मैं आपको दिखा देता हूँ। द एक्सपेंशन वॉल्व remove pressure from the liquid refrigerant to allow expansion to change the state from the liquid to vapor in the evaporator। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा एक्सपेंशन वॉल्व होता है वो क्या करता है, जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है जो कंडेंसर से आता है उसके अंदर क्या होता है, काफी ज्यादा हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है। तो वो क्या करता है, उसका प्रेशर को रिड्यूस कर देता है ताकि जब वो एवापोरेटर में जाए इजीली वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ताकि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वहां से हीट को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन वॉल्व जो बेसिकली हम इसको मीटरिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं जो हम अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर या कैसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। वो होते हैं ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व, एंड द सेकेंड इज थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व, एंड द थर्ड होता है कैपिलरी ट्यूब्स, एंड द फोर्थ होता है हमारा फ्लोट वॉल्व्स। तो ये हमने समझा कि हमारा जो एक्सपेंशन वॉल्व है उसका फंक्शन क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व होता है वो क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो हमारा ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व होता है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। इसके बीच में यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है। इसका काम क्या होता है, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द लिक्विड लाइन टू द एवापोरेटर बाय यूजिंग द प्रेशर एक्चुएटेड डायफ्राम। यानी कि ये क्या करता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है लिक्विड लाइन से एवापोरेटर तक, उसको क्या करता है, उसको मेंटेन करता है जितना हमें प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, और इट मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर इन द एवापोरेटर। यानी कि ये हमारा जो एवापोरेटर में जितना हमें प्रेशर रिक्वायर्ड होता है वो कांस्टेंट प्रेशर हमेशा मेंटेन रखता है वहाँ पे। ठीक है, इसकी एक ही कमी है, ये एफिशिएंट नहीं होता क्योंकि जब लोड कम हो या लोड ज़्यादा हो उसके अकॉर्डिंग इसका प्रेशर चेंज नहीं होता है। यानी सपोज तो हमें कभी हीटिंग ज़्यादा कूलिंग ज़्यादा करनी है या कूलिंग कम करनी है तो उसके हिसाब से हमें प्रेशर भी कम ज़्यादा करना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है जो यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे कि हमारे यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब जाता है तो क्या करता है, ये इसके प्रेशर को ऊपर जाने की वजह से क्या होता है, इसका स्पेस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब स्पेस इसका इंक्रीज होता है तो यहाँ से प्रेशर क्या होता है, इसका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये इसका एक डायग्राम बना हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या होता है। एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, एडजस्टमेंट स्प्रिंग होता है, एक डायफ्राम होता है। जैसे हम प्रेशर इसका ऊपर को जाता है तो स्प्रिंग क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है, जिससे प्रेशर क्या होता है, इसका रिड्यूस हो जाता है। और ये हमेशा हम कांस्टेंट प्रेशर यूज करने के ही यूज किया जाता है। ये इसका ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जब एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं तो वहाँ पे हमें कभी कूलिंग ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, कभी कूलिंग कम की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके हिसाब से हमें प्रेशर भी हमें चेंज करना होता है, लेकिन हम इसमें प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर ही प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों अब आता है हमारा सेकंड नंबर पे है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर हम जो हमारे नॉर्मल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं या जितने भी हमारा मैक्सिमम जो यूज़ किया जाता है वो हम यूज़ करते हैं थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व को यूज़ किया जाता है। और उसका मेन रीज़न ये होता है, जब भी हमें लोड हमारा कम या ज़्यादा होता है तो वो अकॉर्डिंग टू लोड ये प्रेशर को भी मेंटेन करता है। उसके हिसाब से अगर लोड ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर को मेंटेन कर देगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू लोड ये क्या करता है, हमें प्रेशर जो हमें रिक्वायर्ड होता है उसको मेंटेन करता है। तो इसका फंक्शन को समझते हैं हम। जो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व होता है वो एक वॉल्व मैकेनिज्म है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इनटू द एवापोरेटर। यानी कि क्या करता है, ये हमारा जो फ्लो होता है रेफ्रिजरेंट का उसको कंट्रोल करता है ताकि एवापोरेटर में वो जितने प्रेशर को रिक्वायर्ड होता है उतने प्रेशर को वहाँ पे पहुँच सके। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मीटिंग डिवाइस एबल टू ऑपरेट वेल
व्हेन द लोड फ्लक्चुएट एंड हैंस सूटेबल फॉर यूज इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इस टाइप का एक डिवाइस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं ऐसे टाइम पे भी जब लोड क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, यानी लोड अगर कम ज़्यादा भी होगा तो ये वहाँ पे भी सूटेबल होता है, इसलिए इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। व्हेन द एवोपरेटर वार्म्स, जब एवोपरेटर क्या होता है, वार्म्स हो जाता है, तो ये क्या करता है, द वॉल्व प्रोवाइड द हाई फ्लो प्लेट, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो ये क्या करता है, जो हमारे रेफ्रिजरेंट ज़्यादा चाहिए वो हाई फ्लो से पास करवा देता है। लेकिन जब वो कूल हो जाता है तो वहाँ पे हमें कम कूलिंग इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करता है, हमें वहाँ पे रिड्यूस कर देता है हमारा जो फ्लो रेट होता है। इसको हम कॉमनली कहते हैं TXV भी कहते हैं, कहीं पे TEV भी लिखा होता है, कहीं पे TX वॉल्व भी लिखा हुआ होता है, ये इसके शॉर्टकट नेम दिए हुए हैं। ठीक है, अब समझते हैं। देखो यहाँ पे ना एक सेंसिंग बल्ब होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, यहाँ पे एक सेंसिंग बल्ब होता है। तो ये क्या करता है, इसको हम एवोपरेटर पे ऐसा फिक्स कर देते हैं, जैसे एवोपरेटर वार्म होता है, वार्म होते ही ये क्या करता है, यहाँ पे सिग्नल भेजता है। जब ये यहाँ पे सिग्नल भेजता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेशर होता है, जैसे एवोपरेटर हीट होने पर, गर्म होने की वजह से वहाँ पे हमें कूलिंग इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो कूलिंग इफेक्ट क्या करता है, ये प्रेशर जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को तेज कर देता है। तो जैसे ही हमारा एवोपरेटर ठंडा होता है तो ये क्या करता है, फिर दोबारा सेंस करता है, जो सेंसिंग बल्ब होता है एवोपरेटर को दोबारा सेंस करता है, दोबारा सेंस करके यहाँ सिग्नल भेजता है। सिग्नल भेजते ही ये क्या करता है, जो हमारे रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है उसको फिर से कम कर देता है। इसलिए यानी कि ये ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू हम बात करें जो हमारा ऑटोमेटिक एक्सपेंशन बल्ब का, उससे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं यूज़ किया जाता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बल्ब। ठीक है, तो when the temperature of the evaporator reduce due to lack of demand of cooling, the pressure in the bulb will drop, hence the causing the spring close the valve। यानी कि ये क्या है, जब भी टेम्परेचर ऑफ द एवोपरेटर का क्या होता है, कम होता है, कम होने की वजह से क्या करता है, तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट भी हमें कम चाहिए, तो वो क्या करता है, प्रेशर जो होता है बल्ब का रिड्यूस होता है। रिड्यूस होती है क्या करता है, जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को क्या करता है, क्लोज करता है। स्प्रिंग क्लोज होने की वजह से क्या करता है, यहाँ से जो हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है उसकी फ्लो का एक तरीके से फ्लो भी हमारा उसका रिड्यूस कर देता है। और जैसे ही एवोपरेटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो सेंस करता है, सेंस करते वापस वो यहाँ पे सिग्नल भेजेगा, सिग्नल भेजने की वजह से जो स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग को ओपन कर देगा, फिर वापस से हमारा जो फ्लो रेट होगा रेफ्रिजरेंट वो ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बल्ब को यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हमारे जो थर्ड नंबर पर आता है वो है हमारा कैपिलरी ट्यूब। ये बहुत ही कॉमन कैपिलरी ट्यूब है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। कैपिलरी ट्यूब इज ए ट्यूब विद ए स्मॉल इंटरनल डायमीटर, यानी कैपिलरी ट्यूब क्या है, एक स्मॉल डायमीटर की एक कॉइल होती है, इस टाइप की यहाँ पे दिखाई हुई है। ठीक है, इट इज इंस्टॉल इन द सक्शन लाइन, इसको हम इंस्टॉल करते हैं सक्शन लाइन में। ए फिल्टर डाइज समथिंग फिटेड बिफोर द ट्यूब, यानी कि फिल्टर हम लगा देते हैं इससे पहले ताकि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज नहीं जा सके, ताकि ये चौक नहीं हो पाए, ताकि वो जितना भी मॉइस्चर है, जितनी भी डर्ट है, जैसे कि यहाँ पे हमने लगा रखा है, देखो डायग्राम में एक स्ट्रेनर लगा दिया है। तो इससे क्या होता है, जब भी हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है, पास होता है, तो वो क्या करता है, इसको फिल्टर कर देता है। फिल्टर करने के बाद वो कैपिलरी ट्यूब में आता है। कैपिलरी ट्यूब में क्या करता है ना, यहाँ पे इसका एक तरीके से करता है, इसकी लेंथ इंक्रीज होने की वजह से उसका एरिया भी इंक्रीज हो जाता है। जब उसका एरिया इंक्रीज होता है तो हम कह सकते हैं उसमें प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। जो प्रेशर रिड्यूस होता है तो वापस वो किसमें जाता है, हमारा एवोपरेटर में जाता है। तो एवोपरेटर में वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होती है, क्योंकि जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और हीट को ऑब्जर्व करता है। तो ये सिंपल टाइप का हमारा कैपिलरी ट्यूब होता है, इसको समझते हैं। दिस डिवाइस इज सिंपल, डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट। ये डिवाइस काफ़ी सिंपल होती है, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। लास्ट होगा ये काफ़ी एक तरीके से हम कह सकते हैं काफ़ी, क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल सिस्टम कुछ होता नहीं है, तो कह सकते हैं इसकी लाइफ जो होती है काफ़ी लॉन्ग होती है। ठीक है, in order to use this device the amount of refrigerant in the system must be properly calibrated factory level। तो इस टाइप की डिवाइस को जब भी हम यूज़ करना होता है तो ये प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि इसके अंदर कोई भी कमी नहीं हो, इसका एकदम यानी इसके अंदर जो स्मूथनेस होनी चाहिए, ताकि हमारा जो रेफ्रिजरेंट पास कर सके, आसानी से इसके अंदर फ्लो कर सके। ड्यू टू इस लोअर कॉस्ट कंपेयर टू TXV, यानी ये जो हमारा थर्मल एक्सपेंशन वाल्व होता है उसके कंपेरिजन में इसकी कॉस्ट जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, एंड यूज इन द यूनिट दैट आर प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी सच एज फ्यूम एंड द विंडो एयर कंडीशनिंग।
तो ये ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं जो हमारे विंडो एयर कंडीशनर होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी डिज़ाइन सिस्टम, इसका जो नॉर्मली हम साइज कह सकते हैं इसके डायमीटर के हिसाब से देखते हैं, तो इसका जो साइज जो मिलता है ना, इसका जो इनर डायमीटर होता है उसका 0.0312 से 0.065 तक होता है, एंड द आउटर डायमीटर होता है इसका 0.083 से 0.130 इंच तक होता है। ठीक है, तो ये हमारी कैपिलरी ट्यूब होती है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल ट्यूब होती है, ज़्यादातर हम विंडो में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट नहीं होता, कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, यानी कि इसी वजह से इसकी लाइफ जो होती है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है। तो ये हमारा एक सिंपल कैपिलरी ट्यूब भी होता है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट एक्सपेंशन बॉल पे, जिसका नाम है हमारा फ्लोट एक्सपेंशन बॉल। तो समझते हैं इसको भी। जो फ्लोट बॉल इज एक्चुएटेड बाय द फ्लोट दैट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड एफ्यूजन। तो जो फ्लोट बॉल होती है उसके अंदर क्या होता है, एक फ्लोट होता है, एक बॉल होता है एक तरीके से जो इमर्स करता है, यानी कि उसके अंदर फ्लोट करता रहता है रेफ्रिजरेंट लिक्विड के अंदर। ये दोनों साइड हम लगा सकते हैं, अपने लो साइड में भी और हाई साइड में भी, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। ठीक है, जो लो साइड फ्लोट होता है वो हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट लेवल ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन द एवरेटर। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रखा है, ये लो साइड होता है, ये क्या करता है, इसके यानी कि जो हमारा जो एवरेटर में जो हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है उसको मेंटेन करता है कि कितना हमारा रेफ्रिजरेंट इसके अंदर जाए। ठीक है, क्लोज व्हेन द लिक्विड इन द एवरेटर, जैसे ही हमारा एवरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट पहुंच जाता है जितना वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, तो ये क्या करता है, इसको क्लोज कर देगा और उसके अंदर रेफ्रिजरेंट जाना बंद हो जाता है। इसी तरीके से जो हाई साइड फ्लोट इज लोकेटेड एट द हाई प्रेशर साइड, यानी हाई साइड फ्लोट होता है वो हाई साइड प्रेशर साइड पे लगा होता है, जो लो साइड होता है वो लो साइड पे लगा होता है। When the compressor operates, the condenser refrigerant flow to the float chamber and opens the valve. जब भी कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो क्या करता है, जो कंडेंस रेफ्रिजरेंट होता है वो फ्लो करता है फ्लोट चैम्बर में और ओपन कर देता है हमारे वॉल्व्स को। ठीक है, दिस कॉज द रेफ्रिजरेंट टू फ्लो इनटू द एवापोरेटर वेयर इज स्टोर्ड as the liquid level falls in the float chamber, the valve opening will close, hence the preventing the liquid from the flowing in the valve. तो यहाँ पे काफी टिपिकल लैंग्वेज में दे रखा है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो यहाँ पे हमें दे रखा है, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारा फ्लोट एक्सपेंशन बॉल होता है एक्चुअली वो इस टाइप का देखा जाता है, इसके अंदर एक बॉल होता है जो क्या करता है रेफ्रिजरेंट के अंदर फ्लोट करता रहता है। तो जैसे ही हमारा कंडेंसर से सपोज तो हमारा रेफ्रिजरेंट आता है, जैसे हमारे कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट आता है, एक मिनट को मैं आपको बताता हूँ, इसको डायग्राम के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इसको। तो अब बात करते हैं जैसे ही हमारा कंडेंसर, जैसे कंप्रेसर देखा है, जब हमारे कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट जाता है तो वो क्या करता है, कंप्रेसर उसको कन्वर्ट कर देता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में। ठीक है, फिर जब हम कंडेंसर में जाता है तो कंडेंसर क्या करता है, उसको जो हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट होता है उसको कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। लिक्विड के बाद वो जाता है यहाँ पे हमारे एक तरीके से फ्लोट एक्सपेंशन बॉल में जाता है। तो ये क्या करता है ना, जो सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेंट होता है उसको कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू एवापोरेटर। तो जैसे ही हमारा सपोज तो अभी हमने जो हमारे बॉल बने ओपन है, ठीक है, तो क्या होगा, जो रेफ्रिजरेंट होगा वो एकदम इसमें पास होता रहेगा। रेफ्रिजरेंट क्या होगा, यहाँ पे पास होता है, जैसे ही जितना रेफ्रिजरेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा उतना पहुँच गया उस, तो ये क्या करता है, फ्लोट यहाँ पे पहुँच जाएगा और इसके रेफ्रिजरेंट की सप्लाई को क्या कर देगा, बंद कर देगा। जैसे ही यहाँ पे रेफ्रिजरेंट कम होगा फिर वो दोबारा से स्टार्ट होगा। इस तरीके से हमारा ये काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों जगह काम करते हैं, हाई साइड पे भी लो साइड पे भी। ज़्यादातर ये हम जो हमारे चिलर होते हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारा था कि हमारे कितने टाइप के हमारे एक्सपेंशन बॉल होते हैं।